नमस्ते, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। मैं प्रशांत हूं। खबर पर पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं। आप ज़रूर देख रहे होंगे उनको। वो आपसे मुखातिब हो रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, लेकिन नए पते पर, हमारे नए चैनल ललन टॉप यूपी पर। तो फिर फटाफट सब्सक्राइब करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर है तालिबान से जुड़ी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने वाली है और ऐसे में उसने 6 देशों को न्योता भेजा है सरकार गठन में शामिल होने के लिए। कौन है ये देश? असल में ये वही 6 देश हैं जो तालिबान के लंबे वक्त से साथी रहे हैं। इनका नाम है रूस, चीन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और कतर। इस न्योते को अफगानिस्तान की विदेश नीति की तरफ पहला कदम बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इन 6 देशों के अफगानिस्तान से क्या हित जुड़े हैं। इंडिया टुडे की विदेश संवाददाता गीता मोहन के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई वो 3 देश हैं जिन्होंने 90 के दशक में तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। ऐसे में इस नई सरकार को समर्थन न करना व्यवहारिक नहीं दिखता। नए साथी जैसे ईरान, तुर्की, रूस और चीन अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को हटाने के बाद पैदा हुई खाली जगह को भरने के लिए आए हैं। ये सभी उस बातचीत का भी हिस्सा हैं जिसमें अफगानिस्तान की पुरानी सरकारों के साथ मिलकर तालिबान ने शांतिपूर्ण तरीके से देश चलाने की बात कही है। आइए अब बात करते हैं उन 6 देशों की। पहले बात पाकिस्तान की। पिछले 20 साल से जब पश्चिम ने अफगानिस्तान में जंग छेड़ा था तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का सपोर्ट करता रहा। अमेरिका भी अब ये बात मानता है कि अगर तालिबान को पाकिस्तान से मदद नहीं मिलती तो विदेशी सेनाओं को ऐसी हार नहीं होती। तालिबान पाकिस्तान को दूसरा घर कहता है। ऐसा तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने खुद इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने बताया कि बहुत से तालिबानी हैं जिनका घर पाकिस्तान में है, उनके बच्चे वहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्री शेख राशिद ने एक टीवी शो में कहा था कि पाकिस्तान की सेना हमेशा ही तालिबान नेताओं की संरक्षण करती रही है। राशिद ने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर कहा था कि हम तालिबान नेताओं के संरक्षक हैं। हमने उनके लंबे वक्त तक देखभाल किया है। उन्हें पाकिस्तान में शरण, शिक्षा और घर मुहैया कराया गया है। हमने उनके लिए सब कुछ किया है। अब बात करते हैं चीन की। चीन ने अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर निकल के बारे में सवाल खड़े किए, लेकिन जब काबुल में सरकार को मान्यता देने की बात आई तो उसने भी बाकियों की तरह इंतजार करने का रास्ता चुन लिया। चीन इसे अपने बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम को बढ़ाने के मौके के तौर पर देख रहा है। हालांकि उसकी सुरक्षा हमेशा ही चिंता की विषय बनी रहेगी। इस प्रोग्राम पर चीन पाकिस्तान में बड़ा पैसा लगा रहा है। चीन अफगानिस्तान में किसी तरह आगे बढ़ता है, इस पर अमेरिका की भी पैनी नजर है। तालिबान के न्योते के बारे में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्री ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनबिन से न्योते की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे फिलहाल ऐसे किसी ऑफर की जानकारी नहीं है। चीन ने तालिबान के साथ काफी पहले बातचीत शुरू कर दी थी। तालिबानी नेता काबुल पर कब्जा होने से पहले बीजिंग की यात्रा करते रहते थे, लेकिन चीन के लिए मामला इलाके से बाहर का भी है। अब उसे इस सच्चाई का सामना भी करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अब अमेरिका पूरी तरह से चीन पर फोकस कर सकेगा। और तीसरा नंबर आता है रूस का। रूस भी उन देशों में शामिल है जिसने अपने हिसाब से पहले ही तालिबान से बातचीत शुरू कर दी थी। इसे मॉस्को फॉर्मेट कहा गया था। मॉस्को फॉर्मेट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 2017 में हुआ था, जब 6 पक्षों के साथ आकर बातचीत शुरू की गई थी। इसमें रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत शामिल थे। नवंबर 2018 में रूस ने तालिबान के उच्च स्तर की प्रतिनिधिमंडल के साथ अफगानिस्तान की हाई पीस काउंसिल और 12 देशों की मेहमान नवाजी की। इस मीटिंग का उद्देश्य था अफगानिस्तान में सुलह की प्रक्रिया तेज करना और जल्द से जल्द शांति बहाल करना। रूस भले ही ये सब कोशिशें करता रहा हो, लेकिन फिलहाल चीन की तरह वेट एंड वॉच के फार्मूले पर चल रहा है। हालांकि उसने अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर जाने को विदेशी कब्जे से मुक्ति बताया है। रूस भी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वो अभी अफगानिस्तान की स्थिति पूरे साफ होने का इंतजार करेगा, उसके बाद ही संभवतः कोई कदम आगे उठाएगा। अब बात ईरान की। ईरान ने अमेरिकी सेना का अफगानिस्तान से वापस जाने का स्वागत किया है। उसने तालिबान प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जाहिर की है। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम ने कहा कि अमेरिका की सैन्य हार अफगानिस्तान में जिंदगी, सुरक्षा और स्थायी शांति स्थापित करने का एक बेहतरीन मौका है। हालांकि तेहरान ने तालिबान के साथ पहले भी रिश्ते सिर्फ इसलिए बनाए रखे थे क्योंकि अमेरिका ने उसे अलग थलग कर रखा था।
ईरान और तालिबान के बीच शिया सुन्नी का विवाद काफ़ी गंभीर है। 1998 में तो तालिबान और ईरान एक ईरानी राजनयिक की हत्या के बाद आमने सामने आ गए थे, लेकिन 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में एंट्री की और ईरान के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया। ऐसे में तेहरान के लिए अच्छा ही था कि अफगानिस्तान में शांति बनी रहे। इस बीच तेहरान ने तालिबान से बातचीत का एक नया ट्रैक निकाला। उसने दोहा में अमेरिका और तालिबान की शांति वार्ता के बीच तालिबान से अलग से बातचीत की। एक पड़ोसी होने के नाते अफगानिस्तान का ईरान के लिए बहुत महत्व है। उसे उम्मीद है कि जब पश्चिम ने उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं तो उसे ऐसे में अगर अफगानिस्तान के हालात सुधरते हैं तो व्यापार करने का उसे भी कुछ मौका मिल जाएगा। अगला देश है टर्की। टर्की भी इसे अपने लिए एक मौके के तौर पर देख रहा है। वो अमेरिका और नाटो सेनाओं के अफगानिस्तान से निकलने के बाद अफगानिस्तान में बने राजनयिक खालीपन का फ़ायदा उठाना चाहता है। ये अलग बात है कि टर्की भी 2001 में उस नाटो ऑपरेशन का हिस्सा था जो तालिबान के खिलाफ चलाया गया था। टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन ने यह बात कहा था कि वो तालिबान के साथ सहयोग करने के लिए राज़ी है। टर्की लगातार तालिबान के संपर्क में रहा है और अब भी संपर्क में है। हो सकता है वो जल्द ही तालिबान के काबुल एयरपोर्ट के संभालने में तालिबान की मदद करता नजर आए। वहाँ इंतज़ाम सुचारू बनाने में टर्की सहयोग कर रहा है। तालिबान और टर्की दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। टर्की के लिए शांति, स्थिरता और शरणार्थी समस्या सबसे बड़ा संकट है, लेकिन वो चाहता है कि अफगानिस्तान के बाजार उसके लिए खुल जाएं और युद्ध में ध्वस्त हो चुका देश फिर से बनाने के काम में उसका सहयोग लिया जाए। अगला और आखिरी देश है कतर। कतर ने 1996 से 2001 के बीच बनी तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन उसने तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे थे। सऊदी अरब और टर्की तालिबान के साथ ज़्यादा करीब नजर आए। ऐसे में अमेरिका ने कतर को शांति वार्ता स्थल के विकल्प के तौर पर चुना। कतर ने न सिर्फ 2011 में अमेरिका की ओबामा सरकार के वक्त से ही दोहा को तालिबान से बातचीत के मंच के तौर पर उपलब्ध कराया, बल्कि वह एक सेंट्रल ट्रांजिट हब की तरह भी उभरा। जब 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल में एंट्री की तो वहां से बाहर निकलने के काम में कतर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्यस्थता में कतर के रोल की शुरुआत एक दशक पहले हो चुकी थी। तालिबान ने अपना स्थायी राजनयिक ऑफिस 2013 से 2020 तक कतर में खोल रखा था। जब ट्रंप के साथ दोहा समझौता हुआ तब तक ये ऑफिस खुला रहा। आज कतर अफगानिस्तान के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तकनीकी सपोर्ट उपलब्ध करा रहा है। ये खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। मैं प्रशांत हूँ, आप देखते रहिए द ललन टॉप।